बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर चल रहा है 5 और बच्चों चैप्टर 5 का ये 5th लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा मेन ज़्यादा फोकस इसी पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को आप सीख भी चुके हैं, उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है, और एंड पे हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। उसके फॉर्मूला बनाने के लिए भी हमें मेनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम यूं करेंगे, द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप एक स्टोन ले लें, उसको एक थ्रेड के साथ अटैच करें और उसको घुमाएं, तो वो इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा। अब इसको सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमने के लिए भी एक फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ के ऊपर है, ठीक है। वो फोर्स कहाँ से आ रही है? ये जो स्ट्रिंग है, आप जब घुमाते हैं तो इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर खिंचाव आ जाता है। खिंचाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन, और टेंशन एक फोर्स है, और ये टेंशन की फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है और इस बॉडी को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आके इसको थ्रेड को मूविंग फॉर्म में, जब ये मूव कर रही है ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर, ब्रेक कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से ऐसे बाहर आएगी, एक लम्हे के लिए भी सर्कल में मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी, इसको सिर्फ ये जो टेंशन वाली फोर्स है ये खींच के रखा हुआ था, इसलिए ये ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर आ रही थी। अगर यहाँ से कहीं मूव करते हुए इस पॉइंट के ऊपर थ्रेड ब्रेक होता है तो वो यहाँ से अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल जाएगी, यहाँ पर भी देखें तो इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये वो फोर्स है, टेंशन की फोर्स, जो एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये सर्कुलर ट्रैक पे है। अगर ये ना हो तो ये फौरन सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकलेगी, ठीक है। इसको हम यूं भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन से मूव करके ले आए सर्कुलर मोशन में, यानी एक बॉडी यूं जा रही है ऐसे इस तरह से, उसकी वेलोसिटी इधर को है, और आप उसके ऊपर फोर्स लगा दें परपेंडिकुलरली, तो वो टर्न कर जाएगी, ठीक है, और सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो आप उसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे, तो बताइए उस बॉडी में क्या होगा? वो बॉडी सर्कुलर पाथ में आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कंसेप्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है आपने रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पर हमने जब इसका मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करना है न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो C साथ में लगाया है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। एम ए के साथ भी C लिखा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। इसलिए बच्चों आप इसका फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आप अभी सीखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, और उसको ड्राइव करने से पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या, फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, उसको वहाँ से भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वक्त के लिहाज से किसी बॉडी की वेलोसिटी कितना चेंज करती है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए ये बात अपने माइंड में रखें, एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, and by changing both magnitude and direction of velocity। velocity की डायरेक्शन चेंज कर लो, velocity का मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, या दोनों चेंज कर लो, इन केसेस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। समझ गए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा होता है? ऐसा एक्सेलरेशन जो बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की वजह से है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा ना, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। यही एक बॉडी ले लेते हैं, ये मूव कर रही है ऐसे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है। अब हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसमें भी सेम होता है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा,
और वो एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। ये कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होना है इसलिए बता रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी कोई से दो साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ये साइड इस साइड की इक्वल है, समझ गए। ठीक है, और इस साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर। आप देख लें अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये साइड का ऑपोजिट ये एंगल है, इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, समझ गए। अच्छा, उसके बाद है जी सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सी होती है? दो ऐसी ट्राइंगल्स जिनके एंगल्स आपस में मैच करते हैं, इक्वल हैं, और साइड्स में रेशो इक्वल है। साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स में रेशो इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, फर्ज करें इसका ये एंगल 60 डिग्री है और ये इसका एंगल 70 डिग्री है और ये वाला 50 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास 180 पूरा हो जाता है। अब इसी तरह की एक और ट्राइंगल ड्रा करता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री हो, ये एंगल 70 डिग्री हो और ये एंगल 50 डिग्री हो। अब देखिए इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो आपस में मैच करते हैं, 50-50, 60-60 और ये 70-70, लेकिन इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ में फर्क है। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होंगी अगर ये इनके एंगल इक्वल हों और साइड्स में रेशो इक्वल हो। मतलब फर्ज कर लें कि अगर ये साइड 1 मीटर है और ये है जी 2 मीटर। ठीक है, अब इसमें और इसमें रेशो कितनी है? 1:2। वही रेशो इस लेंथ और इस लेंथ में होनी चाहिए और वही रेशो इस लेंथ और इस लेंथ में होनी चाहिए। ठीक है, इसका डबल ये, इसका डबल ये और इसका डबल ये। तो ऐसी ट्राइंगल जिनके एंगल मैच करें, ठीक है, और साइड्स में रेशो सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका कंसेप्ट आपने इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, इनके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स में रेशो इक्वल होती है। एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स में रेशो इक्वल होती है। किस केसेस के अंदर? सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या होना चाहिए? एंगल्स की जो है तीनों के तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल के आपस में मैच करने चाहिए, तब उनकी साइड्स के दरमियान रेशो जो है वो आपके पास सेम मिलेगी। इनको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके जी, तो ये आपने समझ लिया सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी एंगल्स बिटवीन द परपेंडिकुलर। अब दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है ना, उन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, उनके दरमियान में भी वही एंगल होगा। ये देखिए ये एक लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, इनके दरमियान एंगल कितना जी? थीटा एंगल है। आप इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया P1, दूसरी लाइन का वो पॉइंट मैं कहीं भी ड्रा कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी है, इसलिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, वो ये P2 आ गया, लाइन 2 का परपेंडिकुलर। तो जितना एंगल इसमें था ना उतना ही एंगल इनके दरमियान में भी होगा। आपने देख लिया। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं खुद से ट्राई करें, ठीक है, और मेजर करके देखें, आपको इक्वल एंगल मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट सारे के सारे इसमें इस्तेमाल होने थे, मैंने आपको पहले से बता दिए। अब हम आते हैं जी इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? The instantaneous acceleration of an object traveling with a uniform speed in a circle is directed toward the center of the circle and it is called centripetal acceleration. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि एक बॉडी है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो एक जैसी है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आया जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। उस एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोला गया? इंस्टेंट कहते हैं कोई एक वक्त का छोटा सा लम्हा, या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक बॉडी में उसकी कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी शॉर्ट इंटरवल के अंदर हमने देखा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक जैसी स्पीड के साथ एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, ठीक है, तो क्योंकि कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। क्यों बच्चों? वो मैंने आपको बताया था कि कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो आप क्या करते हैं? उसके परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हैं। वो ऐसे सर्कुलर में घूमता है और फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है, नेट फोर्स अप्लाई की जाती है, उसमें एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रही है इसलिए एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर ही होगा।
ओके, तो बच्चों ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी है, ठीक है, जो इस वक्त पॉइंट ए पे है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो v1 है, सही है। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी याद रखिए हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। याद रखो बच्चों, टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री होता है, भूलना नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखना है। ये देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, ऐसे v1 उसको कह दें आप, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड याद रखना सेम रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंज क्यों हुई, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी सेम रहेगा। इसके ऊपर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जब यहां से घूम के इस पॉइंट पर आती है, बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, यहां पर एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन को आपने कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करेंगे, एक हमारे पास ये रेडियस बनता है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, दूसरा हमारे पास रेडियस ये बनता है। तो इसने जो कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में ऐसे आई, ठीक है। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, थीटा। और जिस सर्कल में घूम रही है उसका रेडियस कितना है जी, r है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। हमने इन दोनों में जो चेंज आया ना वो कैलकुलेट करना है, उसके लिए इस वेलोसिटी का वेक्टर को, इस वेक्टर को, दोनों को हमने एक कॉमन पॉइंट पर लाया, ठीक है। इस पॉइंट को ज्वाइन करके यहां पर बनाया हमने, ठीक है। ये v1 इस तरह से था, ये आ गया v1, v2 इधर को था तो ये आ गया v2 ऐसे। तो ये v1 और v2 इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये भी एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा है, कैसे पता चला कि ये एंगल थीटा है। तो वहां पे हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी एंगल थीटा ही होगा, राइट। मैंने आपसे कहा था ये दोनों रेडियाई हैं और ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। एक रेडियस का टेंजेंट के साथ होता है एंगल 90 डिग्री, रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये दो लाइंस जिनमें एंगल थीटा है ना, और ये उन लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के दरमियान में भी एंगल थीटा ही होगा, इसलिए मैंने यहां पर एंगल थीटा किया। यहां पर ये v1 ये v2। अब कितना चेंज आया वेलोसिटीज में, यहां से लेकर यहां तक डेल्टा v, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब ये देखो बच्चों, ये एक ट्राइंगल बन गई और ये एक ट्राइंगल बन गई। अब बात बड़े गौर से सुननी है आपने, ठीक है। अब हम वहां सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके यहां पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। सुनिए जी, एक ये ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल बन गई हमारे पास ये। इन दोनों का हमने करना है कंपैरिजन करके हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन के लिए। ये आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है। पता है क्यों आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है? इसमें देखिए, इस ट्राइंगल में ये दो रेडियाई ऑफ द सर्कल है और सर्कल का रेडियस कभी डिफरेंट हो नहीं सकता। अगर डिफरेंट था वो सर्कल ही नहीं है। तो ये रेडियस सेम है, तो इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड हो गई सेम, ठीक है। अच्छा, अब दो साइड सेम है तो याद रखना इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझ गए? यहां पर देखिए, ये दो साइड भी सेम है, क्यों? वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है। v1 का मैग्नीट्यूड बराबर है v2 के, v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, ठीक है। उसको आप v कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v, ऐसे। समझ गए? और इनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा पाया जा रहा है, सही है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। पहले आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल हैं ये क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इनके अंदर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साइड्स में रेशो इक्वल होगी। तो क्या चेक करो क्या इनमें एंगल इक्वल हैं। पहले तो आपको ये जज करना है कि क्या एंगल वाकई इक्वल हैं भी कि नहीं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे सेपरेटली इनको ड्रा करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या है जी, R, इसको रखा Q, इसको रखा जी हमने P पॉइंट रखा नाम, सही है। अब चेक करना है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए पहले इनके एंगल मैच करने चाहिए। ये चीज़ तो हमें पता चल गई ना कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं और वेलोसिटी इनके टेंजेंट्स होते हैं। तो जो इनके दरमियान एंगल होगा तो वही इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल होगा। वो कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बताया था। अब ज़रा सोचो, फर्ज कर लो ये कितना है, ये 80 डिग्री है, तो फिर ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी,
अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। टोटल एंगल होता है एक ट्राइंगल का 180। 80 तो यहां पर हो गया, जो बाकी बचा दोनों में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, 50-50। सही है। अब ये भी थीटा था, यानी मान लो फिर 80 है। तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल कितनी होंगी? इक्वल इक्वल होंगी। इसका मतलब 80 ये पीछे बचा 100, तो वो भी दोनों फिर 50-50 में बराबर होगा। तो देखो बच्चों 80 80 50 50 50 इनके एंगल मैच करके तीनों, तो ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाती हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशियोज को यूज करते हैं, वो रेशियो इक्वल होती है। देखो साइड्स हैव सेम रेशियो। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है ना, उसकी साइड्स में रेशियो सेम होती है। मैंने साबित करके दिखाया आपको कि वाकई ये सिमिलर हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे सर ने कह दिया कि ये सिमिलर हैं। आइसोसेलेस कह के सिमिलर कह दिया। तो ये डीपली जाके आपको मैंने बता दिया किस तरह से ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हम इस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर क्या होगा? साइड्स के दरमियान रेशियो जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, ये थीटा है, थीटा के सामने ये वाली साइड है, ठीक है। थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये ए बी साइड, राइट। अच्छा, यहां पर देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये वाली, इसका नाम क्या है जी? क्यू आर। सही है। तो हम इन दोनों साइड में रेशियो निकालते हैं। उस रेशियो को हम किस तरह शो करेंगे जी? डेल्टा वी। ये देख लो बच्चों, फिर देख लो, एंगल के सामने वाली साइड इसकी और एंगल के सामने वाली साइड इसकी, इन दोनों में रेशियो जो होगी वो हम यहां लिखते हैं। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है ए बी। ए बी वो रेशियो इक्वल होगी। बाकी कोई सी भी दो साइड्स के दरमियान रेशियो ले लें। अब चाहे तो इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लें, चाहे तो इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लेता हूं। सही है। तो यहां पर V1 और यहां पर R1 के दरमियान भी वही रेशियो होगी, V1 और R के दरमियान भी रेशियो। अब मैं V1 V2 को नहीं लिख रहा क्योंकि V1 V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसको हम एक ही V से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया V/R। तो देखो बच्चों, इस साइड और इस साइड में जो रेशियो है वही रेशियो इस साइड और इस साइड में भी होगी, ठीक है। फिर सुनो, ये एंगल के सामने वाली साइड और इधर एंगल के सामने वाली साइड में जो रेशियो है वही रेशियो इस साइड और इस साइड के दरमियान होगी, वही रेशियो इस साइड और इस साइड के दरमियान में भी होगी। इसलिए मैंने ये रिलेशन लिखा, रेशियो बिटवीन द साइड्स विल बी इक्वल। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, साइड्स हैव द सेम रेशियो, राइट। ओके, अब हम यहां पर एक सपोजिशन करते हैं कि फर्ज कर लें कि ये हमारा एंगल जो है वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, टाइम वेरी शॉर्ट होगा। तो यहां से यहां तक बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो फिर क्या होगा? ये जो ए बी है वो डेल्टा एस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स। क्यों? ये कर्व लाइन है ना, कर्व, अगर आप इसको बहुत छोटा करते हैं ना, इसका बहुत छोटा पोर्शन लेते हैं ऐसे, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही लगता है। तो अगर आप थीटा को बहुत कम कर देंगे तो ये जो आपको कर्व पाथ नजर आ रहा है, ये जो आर्क है और ये जो लेंथ ए बी है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ये लिख दूंगा जी डेल्टा वी बाय डेल्टा एस लिख दूंगा, और इधर लिख दूंगा जी वी बाय आर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा एस को उधर शिफ्ट करूंगा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस इंटू वी बाय आर, ठीक है। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूंगा। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर, डेल्टा टी इंटू वी बाय आर। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सेलरेशन, यहां लिखिए एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी वी, और साथ में ये क्या है? वी बाय आर। तो वी इंटू वी क्या बनेगा? वी स्केयर। सो ए इज इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, साथ छोटा सा सी लगा दें ऐसे, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्केयर ओवर आर। तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इसकी एक और फॉर्म भी है हमारे पास। वो और फॉर्म क्या है? आप यहां पर लिखेंगे जी ए सी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फार्मूला पुट करें, आपको पता होगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन, उससे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। वो क्या हो जाएगी हमारे पास? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ठीक है। v किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा के इक्वल। ये रिलेशन बन गया हमारे पास, लेकिन हम एक और फॉर्मूला इसका बनाना चाह रहे हैं जिसमें एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ जाए। तो ये r इस r के स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। ये नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ओके, अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया।
अब हम देखते हैं जी हमारे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रिलेशन क्या बनेगा। तो देखो हमने अभी अभी लिखा था एफ सी इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पर सी लिखा था, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो बच्चों ये वो फार्मूला जो 9th में सिर्फ आपने पढ़ा था, ड्राइव नहीं किया था, अब आपने इसको ड्राइव भी कर लिया, समझ गए। तो ये फार्मूला बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। अच्छा अब इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू दोबारा से लिखें एम ए सी, अब ए सी की वैल्यू ये वाली पुट कर दें आर ओमेगा, सो एफ सी विल बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।